दोस्तों वाकई क्या पाकिस्तान में गाड़ियों का दाम कम होने जा रहा है या पहले की अपेक्षा गाड़ियों का दाम और ज़्यादा होने जा रहा है? तो ये जो प्राइस है अल्टीमेट अभी देखा जाए, आज के टाइम में देखा जाए तो इंडिया से और किसी दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो खास करके आमतौर पे पाकिस्तान में गाड़ियों का कीमत बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों क्या वाकई में पाकिस्तान में गाड़ियों का दाम कम होने जा रहा है या कहीं पहले से और कहीं ज़्यादा होने जा रहा है? तो प्राइस को लेकर के एक्चुअली देखा जाए तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो कार से रिलेटेड मैं हमेशा लेकर के आते रहता हूँ। हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं जिनकी एक चैनल है रफ्तार, उन्हीं के चैनल से ये लिया हुआ वीडियो है जो कि हम और आप देखेंगे। अगर इस वीडियो को पूरा देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, तो जिन भाई को देखना हो उस लिंक पे जाकर क्लिक करके देख सकते हैं और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैसे हैं शहजाद साहब आप? हुकूमत ने इंपोर्टेड गाड़ियों पर रेगुलर ड्यूटी ख़त्म कर दी है, क्या सच में ऐसा है और इससे क्या गाड़ियों की कीमत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, ये तो बिल्कुल हकीकत है कि आरडी जो रेगुलेटरी ड्यूटी है वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। लेकिन आप कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बज़ाहिर आपको ये फ़र्क नज़र नहीं आएगा, इसलिए कि जब रेगुलेटरी ड्यूटी हमने इन पे डाली गई तो उस वक्त डॉलर जो था वो 204 और 205 रुपये का था। आज डॉलर जो है 285 और 290 रुपये का है। एक जो ये फ़र्क है, इस फ़र्क को कैसे आप निकालेंगे, इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि जिस वक्त ये आरडी डाली गई तो जब डॉलर वो 204-5 का था, जापान से जो भी समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी ख़रीदता था तो वो उस हिसाब से गाड़ी ख़रीदता था। फ़र्ज़ करें कि एक छोटी गाड़ी मीरा वो $5,000 की थी, उस वक्त $5,000 जो है वो 10-10.5 लाख का बनता था। आज वो जो डॉलर के ऊपर जाने की वजह से आज जो है वो डॉलर वो बनता है 15 से 15.5 लाख रुपए का। तो ये जो फ़र्क है ना वो आपको नज़र नहीं आएगा, जो आपको आरडी का जो बेनिफिट है वो भी नज़र नहीं आएगा। फिर जो गाड़ियां पहले की खड़ी हुई हैं या पोर्ट पे खड़ी हैं तो वो ऑलरेडी आरडी ड्यूटी भी दे चुके हैं और पोर्ट ट्रस्ट का डैमेज भी दे चुके हैं, तो वो गाड़ियां तो ऑलरेडी लोगों ने नुकसान में बेची हैं। तो ये कहना कि फौरी तौर पे कोई फ़र्क आएगा, तो फ़र्क कोई भी नहीं आएगा। हाँ, जब तक नई गाड़ियां टीआर बैग गिफ्ट के तहत कम से कम उसके लिए 60 से 70 दिन चाहिए, वो गाड़ियाँ आएंगी, कुछ फ़र्क मिलेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि फॉर्च्यूनर 1.5 करोड़, लैंड क्रूज़र 15 करोड़, होंडा सिविक 1 करोड़ 3 लाख, टोयोटा करोला 74 लाख, सुजुकी कल्टस जो है वो 41 लाख। सर जी, इतने में तो एक फ़्लैट ख़रीद लें हम कराची में। इतनी महंगी गाड़ियाँ क्यों? इसकी मतलब वजह क्या है? देखें, ये हमारी बदनसीबी है, मैं मुल्क की बदनसीबी तो नहीं कहूँगा, हमारी और हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं उनकी बदनसीबी रही है कि हम आज तक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जा सके। जब सुजुकी बन के पाकिस्तान में आई, उस वक्त मैं 1981-82 की बात कर रहा हूँ, एक डिलीशन प्रोग्राम पे साइन हुआ था। उस डिलीशन प्रोग्राम की स्पिरिट ये थी कि आइंदा 5 साल के बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आएगी और हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये कब हुआ था? 1981-82 में। अच्छा, ठीक है। लेकिन हमारी बदनसीबी ये रही, ये सुजुकी टोयोटा और होंडा, इनको भी 36 साल हो गए, इनके साथ भी डिलीशन प्रोग्राम में यही शर्त थी कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आएगी। लेकिन आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं बने, आज तक हम असेंबलर्स रहे और आज भी हम सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट के मोहताज हैं। मतलब हम लोगों से बुकिंग का पैसा लेने के बाद लोगों की गाड़ी बुक करते हैं और उसके बाद हम सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करते हैं। हमारे मुल्क से डॉलर की शक्ल में ये ज़र मुबादला जा रहा है और वहाँ से ये जब गाड़ी की जो किट आती है उसके बाद उसको हम जोड़ते हैं। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी असेंबल्ड करके हम आवाम को बेच रहे हैं, यानी हुकूमत को भी हम चूना लगा रहे हैं और पब्लिक को भी चूना लगा रहे हैं। और बाज़ वक़्त नहीं, ये तरतीब रही है कि आप बुकिंग कराएं और 6 से 8 महीने के बाद आपको गाड़ी देते थे। तो ये दुनिया में कहाँ होता है? तो सर ये बताएं कि ये हुकूमत इनके सामने बेबस है, तो ये क्या इतनी बड़ी माफिया है, जाइंट है, मतलब क्या है ये? आवाम को भी चूना लगा रहे हैं, हुकूमत को भी लगा रहे हैं, मतलब क्या है फिर ये? देखें, जब मुल्क की पॉलिसी मेकर और अपना मुल्क के वो इदारे जो इन तमाम चीज़ों पे नज़र रखते हैं, जब उन इदारों में असेंबलर्स के लोग बैठे हुए होंगे, यही टोयोटा होंडा सुजुकी और दूसरे लोग बैठे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की, उसमें कौन लोग हैं जो पॉलिसी बना रहे हैं? मुल्क के मुफाद में कोई गवर्नमेंट का ऐसा शख्स जो पब्लिक को समझता और पब्लिक के मुफाद में वहाँ इम्प्लीमेंट कराए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हीं के लोग जो है वहाँ बैठे हुए हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ वो
इनको देख सकती है, इन पे काबू कर सकती है। लेकिन हमारी बदनसीबी रही है कि आज तक इन पे किसी ने हाथ नहीं डाला। देखें, हमारा जो मुल्क है ना, वो ऑटोमोबाइल अगर इंडस्ट्री हो तो जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है दुनिया में। मुझे बताइए आप कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो पहले पैसे ले और 6-8 और साल भर के बाद गाड़ियाँ लोगों को दे, और जिसको फौरी गाड़ी चाहिए वो ब्लैक में गाड़ी खरीदे, और वो भी ब्लैक भी कितना आप तस्वर नहीं कर सकते। अच्छा देखें, ये तो खैर मैंने आपसे वो बात कर दी कि जो ये पीछे से हम हमारे 30-35-40 साल से जो होता चला रहा है, पिछले 9 माह के अंदर इन तमाम लोगों ने, ये 3 जो पुराने असेंबलर्स हैं उसके साथ 10-12 नए असेंबलर्स भी हैं, वो भी इनके रंग में रंग गए, और इन तमाम लोगों के मुंह खून लग चुका है। ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, ये तो अपने मुफाद में है कि इनका पेट कैसे भरे। जब आपके पास CKD SKD असेंबली नहीं है, आप गाड़ी नहीं दे सकते, आप बुकिंग क्यों ले रहे हैं? आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं, आप बुकिंग क्यों ले रहे हैं? आप कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं जब आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है? तो ये सवाल पैदा होता है मौजूदा गवर्नमेंट से। मौजूदा गवर्नमेंट इसका जवाब दे कि भाई जब आपके पास कोई चीज़ है नहीं, आप कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं? सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछले तकरीबन जो हैं 4-6 महीने ये कार असेंबलर्स पे भी बड़े भारी गुजरे हैं। बहुत कम इनकी सेल्स हुई हैं, डिक्लाइन 80% 90% तक डिक्लाइन आया। तो क्या आवाम की कुव्वत ख़रीद जवाब दे गई है, या इन कंपनियों से दिल उठ गया है? क्या वजह है, इतना डिक्लाइन क्यों आया? इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है इन लोकल असेंबलरों ने। जो मैं बार बार एक बात करता आ रहा हूँ, और मैं कब से ये बात करता हुआ आ रहा हूँ कि आज हम अगर मैन्युफैक्चरर होते, आज अपने मुल्क की हम ज़रूरत को पूरा कर रहे होते, सस्ती मियारी गाड़ी हम लोगों को दे रहे होते, और 2-2 हाथों से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करके हम ज़र मुबादला अपने मुल्क के लिए ला रहे होते। हम डॉलर, इस वक्त हमें डॉलर की ज़रूरत है, आज हम अपने मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते थे। लेकिन ये वही मैंने आपसे कहा ना कि हर दौर के अंदर इनके मंजूर नज़र लोग आते रहे, और वो इनकी पॉलिसियों पे इनके साथ काम करते रहे। हमारी सबसे बड़ी ये बदनसीबी रही कि कभी भी पिछली हुकूमतों में किसी एक हुकूमत ने कभी इनसे ये नहीं पूछा कि भाई ये ब्लैक मार्केटिंग क्यों है, ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, और फिर हम मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रहे। सर मुझे ज़रा समझाएं, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात ना, कि कंपनी तो अगर बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रही है, पार्ट्स यहाँ ला के असेंबल कर रही है और उसको बेच रही है, तब भी प्रॉफिट कमा रही है। और अगर कंपनी यहीं पे पार्ट्स बनाती है, बना के फिर भी उसको बनाने के बाद उसको असेंबल करती है और बेचती है, प्रॉफिट तो दोनों सूरतों में है। तो ये कंपनियां भागती क्यों हैं? आखिर इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर करने से क्यों भागती हैं? उसकी वजह यह है कि मैंने कहा ना कि शुरू से इनके मुंह जो है वो इतना खून लुक चुका है और इतना प्रॉफिट खा चुके हैं कि आप दुनिया का एहतसाब कर रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बड़ा कोई स्कैंडल नहीं होगा जिस कदर इन्होंने लूटमार की है पाकिस्तानियों के साथ, और हुकूमत को भी लूटा है इन्होंने। अगर इनका एहतसाब आप कर लें तो आप तमाम पुराने स्कैंडल को भूल जाएंगे, चाहे वो कितने बड़े बड़े आए हों। इन्होंने इस कदर इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क की आवाम को लूटा है, और हुकूमत को भी चूना लगाया है इन्होंने। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क की ज़रूरत आज गाड़ी लग्जरी नहीं है, आज गाड़ी नेसेसरी है। जिसके 3-4 बच्चे मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पे कैसे जाएगा? आज तक हम एक फ्रेंडली गाड़ी नहीं बना सके, आज तक हम अपना रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड वो हम आज तक तय नहीं कर सके। आज तक हमने जितनी भी गाड़ियाँ जो पहले दे चुके हैं या अब बन रही है वो सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ बन रही है। फिर पिछले हुकूमत के अंदर एक पॉलिसी आई कि भाई अब ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। आप कैसे कंपेयर करेंगे दुनिया से? जापान से कैसे करेंगे आप? कोरिया से कैसे करेंगे आप? थाईलैंड से कैसे करेंगे आप? और तो और तुर्की से कैसे करेंगे? इंडिया से कैसे करेंगे? आज देखें ना, हमारी सुजुकी अल्टो जिसमें बैठने का दिल ना हो, 26-27 लाख रुपए की गाड़ी, यही मारुति भारत वन के नाम से इंडिया के अंदर 4.25 लाख की है। अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो 11-12 लाख रुपए बनते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग, आप असेंबलर, फिर रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड 0, सब स्टैंडर्ड गाड़ी, उसमें एयरबैग, उसमें लग्जरियत, उसमें उसका पेट्रोल एवरेज, आप क्या दे रहे हैं आवाम को? मां सिवाय कि ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा। अभी आपने जैसे बताया इंडिया में ऑल्टो तकरीबन 11-12 लाख रुपए की है, अगर पाकिस्तानी रुपयों में उसको काउंट करें, यहाँ पे तकरीबन जो है वो 26-27 लाख रुपए की है। तो वहाँ पे जो इंडिया में गाड़ी बन रही है वो उसकी जो मेकिंग कंपनी है वो भी प्रॉफिट कमाती होगी, और जो हमारे वाली है वो भी प्रॉफिट कमाती होगी। तो ये तो सीधा सीधा हमारे वाले
कोई मतलब कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखें ये करते क्या हैं, ख़ासकर ये जो 3 पुराने हैं ना, इनकी सिस्टर्स कंपनीज चाइना में भी है, थाईलैंड में भी है, और जहाँ दुनिया में सस्ता पार्ट्स मिलता है या सीकेडी मिलती है वहाँ पर है। ये अंडर इन्वाइसिंग करके भी पाकिस्तान को लूट रहे हैं और यहाँ महंगी गाड़ी बनाकर भी, असेंबल करके भी पाकिस्तानियों को लूटते हैं। इनकी जो ये सुजुकी है ना, उसके मुकाबले में करोड़ दर्जे बेहतर इंडिया की सुजुकी है। पैसों का फ़र्क आपने देख लिया। ये गाड़ी इनको किसी भी तरीके से 10-12 लाख पाकिस्तानी से ऊपर नहीं पड़ती। ठीक। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या देते हैं? गवर्नमेंट को पब्लिक से गाड़ी बुक करने के बाद, टैक्स लेने के बाद, पब्लिक से टैक्स लेके गवर्नमेंट को दे देते हैं। अपनी इनकम के अंदर जो हर एक पाकिस्तानी दे रहा है, आप अपनी नौकरी करते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, आपका इनकम टैक्स कटता है, इस तरह ये भी अपने कारोबार में जो टैक्स करता है वो दे देते हैं। मतलब इजाफी कुछ नहीं देते। क्या देते हैं? आवाम से पैसा लेके दे देते हैं। फिर एक सबसे बड़ा काम क्या करते हैं, जो पब्लिक की बुकिंग का पैसा आता है वो बैंक को बुलाते हैं, इधर आइए, आपको पैसा चाहिए इंटरेस्ट पे, उस पैसों से भी इंटरेस्ट कमाते हैं। ये 2 माफिया हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, एक लोकल असेंबलर माफिया है और एक पेट्रोल माफिया है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपकी ईवी से मुराद इलेक्ट्रिकल कार आए या हाइब्रिड गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर, चाहे बाहर से आए या यहाँ बने। इनके जो प्लांट लगे हुए हैं ना, वो असेंबलिंग प्लांट लगे हुए हैं। ये पैसा लगाकर नई टेक्नोलॉजी लाना नहीं चाहते, ये वही थूक पानी लगा के आवाम को लूटना चाहते हैं। सर आवाम का क्या जाएगा, वो बाहर से मंगवा लेंगे? नहीं, नुकसान तो इनका है। अगर ये हमारे मुल्क में डायरेक्ट गाड़ियों की इंपोर्ट नहीं है, यूज गाड़ियों की इंपोर्ट नहीं है। हम मजबूर हैं, जो TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेजता है वही यहाँ खरीदो फरोख्त होती है। ठीक है, मतलब ये अजीब बदमाशी है कि मतलब इंपोर्ट भी नहीं करने देंगे, यहाँ पे बनाएंगे भी नहीं, और अजीब माफिया है।